नमस्कार, मैं अजय कुमार। इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए जरूरी है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर किसी भी तरह का नाजायज लगाम ना लगे। इसीलिए द केरला स्टोरी हो या कोई भी फिल्म, इन पर प्रतिबंध यानी बैन लगाने की वकालत नहीं करनी चाहिए। मगर इसके बावजूद अभिव्यक्ति की आजादी ही हमें अधिकार देती है कि हम किसी फिल्म पर खुलकर चर्चा करें, यह सोचें और बताएं कि आखिरकार फिल्म किस मकसद से बनाई गई है। फिल्म की विषय वस्तु अगर नफरत फैलाने से जुड़ी हुई है तो यह सवाल भी पूछे कि फिल्म प्रमाणन के काम से जुड़े सेंसर बोर्ड ने जायज लगाम लगाने की बजाय इस फिल्म को पास क्यों कर दिया। जो फिल्म सच्चाई से बहुत दूर जाकर नफरत फैलाने के इर्द गिर्द रहती है, उसे सेंसर बोर्ड के स्थापित नियम प्रक्रियाओं ने पास कैसे कर दिया। क्या सेंसर बोर्ड पर किसी तरह का दबाव था? क्या सेंसर बोर्ड ने आजादी और पूरी ईमानदारी के साथ काम किया? यह भी पूछे कि फिल्म समीक्षकों के मुताबिक फिल्मी कला के किसी भी पैमाने पर खरा ना उतरने के बावजूद इस फिल्म में ऐसा क्या था कि संविधान के मुताबिक चलने का शपथ लेने वाली भाजपा की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे टैक्स फ्री कर दिया। मुफ्त में फिल्म के शो क्यों कैसे चलते हैं? इसके लिए पैसा कहां से आता है, संसाधन कहां से आता है? हर साल हजारों बच्चे बच्चियों के गायब हो जाने की खबर आती है। किसी की वैश्यावृत्ति के काम में लगा दिया जाता है तो किसी को भीख मांगने के काम में। लव जिहाद जैसे तथ्यहीन और बेतुकी बात को आतंकी साजिश बताने की बजाय प्रधानमंत्री इन बच्चे बच्चियों के बारे में चिंता क्यों नहीं करते? इन सवालों से गुजरते हुए जो जवाब मिलता है वह यह है कि सवाल केवल फिल्म पर प्रतिबंध लगाने या ना लगाने भर का नहीं है, बल्कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। मौजूदा वक्त की सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि सच की सारी संभावनाओं को इस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है कि नफरत का कारोबार चलता रहे, चुनावी गोलबंदी होती रहे। सत्ता के जरिए प्रचारित सच ही समाज का सच बनाने की कोशिश की जा रही है, भले ही वह झूठ क्यों ना हो। द केरला स्टोरी नाम से ऐसा लगता है जैसे कि कोई ऐसी फिल्म होगी जो केरला के आबो हवा की सच्चाई के बारे में बताएगी, मगर केरल को जानने समझने वाले कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस फिल्म में जो केरल के आबो हवा के करीब भी हो। द केरला स्टोरी की फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया था कि 32,000 केरल की औरतों के साथ लव जिहाद हुआ। मुस्लिम नौजवानों ने केरल की हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाया और उन्हें इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS जैसे आतंकवादी संगठन में शामिल करवा दिया। 32,000 औरतों का लव जिहाद के नाम पर गायब हो जाना कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। केरला जैसे छोटी आबादी वाले राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में औरतों के गायब हो जाने पर बवाल हो जाना चाहिए था, लेकिन कभी ऐसी खबर नहीं सुनाई दी। तथ्यों के लिहाज से यह पूरा आंकड़ा झूठ था। जहां तक लव जिहाद का मामला है तो यह अभी तक एक नफरत भरा जुमला है। कई बार अफवाह फैली है, मगर आधिकारिक तौर पर लव जिहाद जैसी बेतुकी बात का कोई सबूत नहीं मिला है। आधिकारिक तौर पर केरल में इस तरह की किसी आंदोलन की होने की किसी भी संभावना को स्वीकार नहीं किया गया है। इस पूरे फिल्म को झूठ का प्रचार कहकर खारिज किया जाने लगा। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म बनाने वालों से सवाल पूछा कि यह 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण कर ISIS ज्वाइन करवाने का आंकड़ा कहां से आया। फिल्म बनाने वालों ने 32,000 के आंकड़े को सीधे घटा करके 3 कर दिया। साथ में यह भी भरोसा दिया कि वह फिल्म के कंटेंट में फिक्शनल यानी काल्पनिक बताकर डिस्क्लेमर भी चलाएंगे, मगर अदालत ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया। केरल हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। सुनवाई 15 मई को होगी। अब सोचने वाली बात है कि द केरला स्टोरी में कितनी सच्चाई थी कि 32,000 का आंकड़ा सीधे 31,997 की संख्या में कम होकर के महज 3 का आंकड़ा हो गया। सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी को काल्पनिक स्टोरी मानने के लिए फिल्म बनाने वाले तैयार हो गए। अदालती कार्यवाही के बाद फिल्म निर्माताओं ने तथ्य को लेकर जो बदलाव किए हैं वह बताता है कि फिल्म किस मकसद से बनाई गई है। 3 को 32,000 बताना इंसानी गलती नहीं है, बल्कि जानबूझकर झूठ पेश करने की हेकड़ी होती है। इतना बड़ा बदलाव होने के बावजूद भी इस फिल्म का नाम द केरला स्टोरी क्यों है, यह बात अब तक नहीं समझ में आ रही है। कई संगठनों और मलयाली लोगों की तरफ से ऐलान किया गया है कि फिल्म के निर्माता अपने दावे को साबित कर दे तो वह उन्हें भारी भरकम पैसा देंगे। 10 लाख, 11 लाख और 1 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई गई है। केरल के लोगों की तरफ से इस तरह का विरोध होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इस फिल्म को अपने भाषण में सच की तरह बताने लायक समझा। कल्पना पर आधारित फिल्म होने के बावजूद और झूठे आंकड़ों की सच्चाई आने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि द केरला स्टोरी में आतंकी साजिश का खुलासा किया गया है।
प्रधानमंत्री ने अपने चीर परिचित भाव भंगिमा बनाते हुए यह बात क्यों कही होगी? इसका अंदाजा आप मुस्लिमों से नफरत के आधार पर बने उस राजनीतिक माहौल से लगा सकते हैं जिसमें भारतीय मानस की सूझबूझ बर्बाद की जा रही है, जिसके बलबूते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पीठ खुद ही थपथपाते रहते हैं। फिल्मों की दुनिया पर बारीक निगाह रखने वाले किसी भी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान के किसी भी फिल्म क्रिटिक ने इस फिल्म को ढंग का फिल्म नहीं बताया है। किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में छपे इस फिल्म की रिव्यू का हेडिंग उठाकर पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यह फिल्म कैसी है। इंडियन एक्सप्रेस में शुभ्रा गुप्ता लिखती हैं कि यह फिल्म बहुत ही बुरे तरीके से बनाई गई है। यह फिल्म इस बात में दिलचस्पी नहीं लेती कि केरल की जटिल सामाजिक सच्चाई को पेश किया जाए, गौरव से भर देने वाले केरल की बहुधार्मिकता और बहुसंस्कृति को पेश किया जाए, बल्कि यह फिल्म इस मकसद के साथ बनाई गई है कि केरल खतरे में है। यहां के हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को बुरे मुस्लिम नौजवान बहकाकर उस हद तक कट्टर बना दे रहे हैं जहां से लौटना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से तमाम जानकारों का कहना है कि 138 मिनट की फिल्म में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो इस्लाम को बुरी तरीके से पेश करने के लिए बुने गए हैं। संदर्भ काटकर यहां तक कहा गया है कि पूरा का पूरा केरल टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ है। कोई भी ऐसा मुस्लिम किरदार इस फिल्म में नहीं है जो इंसानी मूल्यों को अपनाता हो। यह पूरी फिल्म एक तरह से नफरत के कारोबार को और तीखा करने के लिए बनाई गई जैसी लगती है। तमाम जानकार कह रहे हैं कि यह फिल्म केरल से ज्यादा दूसरे राज्यों के लिए बनाई गई है, खासकर उत्तर भारतीयों के लिए बनाई गई है। केरल में तो इस फिल्म का क्रिएटिव तरीके से जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है। केरल के जाने माने कलाकार और प्रतिष्ठित लोग सोशल मीडिया के जरिए केरल में आपसी मेलजोल, बहुसंस्कृति और बहुधार्मिकता से जुड़े ढेर सारे उदाहरण सोशल मीडिया पर केरला स्टोरी के तौर पर, माई केरला स्टोरी के अनुभव के तौर पर पेश कर रहे हैं। एक पोस्ट बताती है कि केरल में एक जगह पर मंदिर और मस्जिद दोनों है, मस्जिद में हिंदू विवाह हुआ। इस तरह के कई पोस्ट माई केरला स्टोरी हैशटैग नाम से लिखे गए हैं। एक मुस्लिम औरत ने 3 हिंदू बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, इस पर एक फिल्म भी बनी है। इस तरह के कई क्रिएटिव उदाहरण देकर पेश किया जा रहा है कि किस तरह से केरला को बदनाम करने के लिए द केरल स्टोरी नामक फिल्म बनाई गई है। उत्तर भारत में केरल को लेकर लंबे समय से मनगढ़ंत कहानियां फैलाई जाती रही हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए यह बात बहुत फैलाई गई है कि आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन में केरल से खूब सारी भर्तियां होती हैं। केरल आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन के भर्ती के लिए गढ़ की तरह काम करता है। मुस्लिम नौजवान गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाते हैं, उनका धर्मांतरण करवाते हैं, उनका आईएसआईएस में सेक्स स्लेव या फाइटर के तौर पर भर्ती करवा देते हैं। द केरला स्टोरी इन्हीं मनगढ़ंत कहानियों को सच के तौर पर पेश करने का औजार जैसा लगती है। यह पूरी बात तो द केरला स्टोरी की हो गई। अब बात करते हैं कि आखिरकार केरल की सच्चाई क्या है। इसे समझने के लिए किसी कहानी को नहीं उठाएंगे, बल्कि केवल और केवल खालिस आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं कि केरल की असली द केरला स्टोरी क्या है। आंकड़ों के लिहाज से बनी द रियल उत्तर भारत की स्टोरी और द रियल केरला स्टोरी हमें क्या बताती है। साल 2021 में नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रकाशित किया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक केवल पैसे के आधार पर नहीं, बल्कि 12 सूचकांक पोषण, बाल किशोर मृत्यु दर, प्रसव पूर्व देखभाल, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते, इन सब आधारों को जोड़ करके किसी व्यक्ति के बारे में यह ऐलान किया जाता है कि वह गरीब है या गरीबी से बाहर है। इस आधार पर उत्तर भारत की हकीकत यह है कि मल्टी डायमेंशनल सूचकांक के मुताबिक बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में तकरीबन 51% लोग मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के 12 आधारों के मुताबिक गरीब हैं। यानी बिहार की तकरीबन आधी आबादी कई तरह की मूलभूत वंचनाओं का शिकार है। दूसरे नंबर पर झारखंड है, जहां पर आंकड़ा तकरीबन 42% का है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां के माननीय मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि अगले मोदी योगी जी हैं। वहां के तकरीबन 37% लोग मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के तहत मापी जाने वाली बहुआयामी गरीबी का वंचना का शिकार हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, जहां पर 32% आबादी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के भीतर आती है। मध्य प्रदेश उत्तर भारत के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और पूरे भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। इस तरह से देखा जाए तो भारत के 35 केंद्र शासित और पूर्णकालिक राज्यों के बीच
उत्तर भारत के 6 बड़े राज्य मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के मुताबिक भारत के सबसे अधिक 10 गरीब राज्यों के भीतर आते हैं। इनमें से ज्यादातर राज्यों की राजनीति को उठाकर देख लीजिए। इन सारे राज्यों में भाजपा की राजनीति मुस्लिम नफरत पर टिकी हुई है। जन कल्याण से जुड़े सारे कामकाज को छोड़कर केवल एक ही काम होता है कि किसी तरह से लोगों के मन में मुस्लिमों के प्रति नफरत का जहर बोते रहा जाए। उत्तर भारत के अधिकतर राज्य अपने राज्य की सांप्रदायिक राजनीति से बर्बाद हो रहे हैं। यह है उत्तर भारत की द रियल उत्तर भारत स्टोरी, जहां की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके बरक्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के तहत केरल में महज 0.71% आबादी मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के मुताबिक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार है। केरल के अलावा भारत का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के मुताबिक 1% से कम की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो। यह आंकड़ा भारत की सबसे कड़वी सच्चाई पर नब्ज दबा देता है कि उत्तर भारत की पूरी राजनीति उस विचारधारा से दूर है जो जनमानस की भलाई से सबसे अधिक जुड़ी हुई है। चाहे जितना मर्जी उतना विश्लेषण कर लिया जाए, लेकिन द रियल केरला स्टोरी यही है कि केरल का समाज उस राजनीतिक और सामाजिक माहौल में रह रहा है जो अपनी 99% आबादी को गरीबी के दंश से बाहर रख पाने में सफल हो पाया है। बिहार और मध्य प्रदेश में तकरीबन 51% और 45% लोग पोषण संबंधी वंचनाओं का शिकार हैं, तो केरल में यह संख्या महज 15% लोगों की है। यानी बिहार में अगर आधी से अधिक आबादी ढंग का खाना नहीं खा पा रही है, तो केरल में महज 100 में से 15 लोगों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 45% और 35% महिलाओं को मातृत्व संबंधी बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो केरल में यह संख्या महज 1.73% की है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर 26% और 17% बच्चे अब भी 6 साल से ज्यादा समय स्कूलों में नहीं बिता पाते हैं, तो केरल में यह संख्या महज 1.78% की है। बिहार में अब भी 82% महिलाएं रसोई गैस पर खाना नहीं बना पा रही हैं। उत्तर प्रदेश की तकरीबन आधी महिलाएं रसोई गैस से दूर हैं, लेकिन यह संख्या केरल में महज 28% महिलाओं की है। साफ सफाई के मामले में बिहार की 43% आबादी वंचना का शिकार है। झारखंड की 75% आबादी और उत्तर प्रदेश की 31% आबादी साफ सफाई के मामले से जुड़ी बुनियादी सीमा को पार नहीं कर पा रही है, तो केरल में केवल 1.86% लोगों को साफ सफाई से जुड़ी जरूरी सुविधाओं की वंचना है। बिहार में तकरीबन 63% और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 67% लोगों के पास रहने के लिए ढंग का घर नहीं है। लेकिन केरल में ढंग का घर न मिलने की वजह से परेशान होने वाले लोगों की संख्या महज 10% है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा था कि अगर मुझे नहीं चुना जाएगा तो उत्तर प्रदेश को केरल, बंगाल और कश्मीर बनने में देरी नहीं लगेगी। तो चलिए केरल की तुलना उत्तर प्रदेश से भी कर लेते हैं। साल 2021-22 में उत्तर प्रदेश की सालाना प्रति व्यक्ति आमदनी महज तकरीबन 40,000 रुपए के आसपास है, जबकि केरल की सालाना प्रति व्यक्ति आमदनी 1,68,000 के आसपास है। यानी केरल की प्रति व्यक्ति आमदनी उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आमदनी से 6 गुना ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश में महज 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति आमदनी के आंकड़े से द रियल उत्तर प्रदेश की सच्चाई का पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का आम आदमी महीने में मुश्किल से महज 3 से 4 हजार रुपए भी नहीं कमा पाता है। इतनी कम आमदनी पर जीने वाले उत्तर प्रदेश का आम आदमी कितनी सारी परेशानियों के साथ जीता होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर आप हमें नहीं चुनेंगे तो आप केरल बना दिए जाएंगे। साल 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के खेतीहर मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी 275 रुपए थी। यह भारत की खेतीहर मजदूर की औसत मजदूरी 310 रुपए प्रतिदिन से कम थी, जबकि केरल में खेतीहर मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी 710 रुपए है। यानी हाथ से जुड़े काम का भारत में कहीं अगर ढंग का सम्मान मिल पा रहा है तो वह केरल है। 15 से 49 साल की उम्र की औरतों के बीच उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 66% है और केरल में साक्षरता दर 98% है। 10 साल से ज्यादा स्कूलिंग करने के मामले में उत्तर प्रदेश में औरतों की संख्या 39% है।
केरल में 77% है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 47% औरतों के पास मोबाइल फोन है, तो केरल में तकरीबन 87% औरतों के पास। शादीशुदा औरतों के बीच उत्तर प्रदेश में तकरीबन 35% महिलाएं कभी ना कभी अपने पति की हिंसा का शिकार हुई हैं, तो केरल में यह संख्या महज 10% की है। औरतों के मामले में केरल की द रियल केरल स्टोरी बताती है कि योगी सरकार के मुकाबले केरल की सरकार औरतों को ढंग की जिंदगी मुहैया कराने में ज्यादा सफल हुई है। इन सभी आंकड़ों के सहारे आप समझ सकते हैं कि द रियल केरला स्टोरी क्या है। कहां की गरीबी और बदहाली इतनी ज्यादा है कि वह राज्य टिक टिक करते बम पर बैठा हुआ लगता है। कहां की सरकारें अपनी नाकामी छुपाने के लिए द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों को टैक्स फ्री करती हैं। कहां पर सांप्रदायिकता का जहर सबसे अधिक फैला हुआ है। द रियल केरला स्टोरी के गरीबी खत्म करने के आंकड़े यही बता रहे हैं कि क्यों केरल भारत का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिससे सीखने की जरूरत देश भर के सभी राज्यों को है। प्रधानमंत्री को भी सीखना चाहिए। अपने भाषण में यही बात करनी चाहिए कि आतंक की साजिश की संभावना कहीं पर सबसे कम बन सकती है तो वह केरल है, क्योंकि उसकी गरीबी और बदहाली सबसे कम है। अफसोस हम एक ऐसे वक्त में रह रहे हैं जहां पर झूठ को ही सच के तौर पर पेश करने की जबरन कोशिश की जा रही है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।